Yes, ready? Lesson number 9. Page number 63. Lesson 9, page number 63 of Panorama. We have read in this chapter, friend is a little boy. जब वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, उसको सब कुछ बहुत ऑड लगता है स्कूल में। उसको लगता है कि उसको डांट पड़ेगी, लेकिन उस दिन जब वो जाकर के देखता है तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल होता है, बिल्कुल एज इफ इट इज संडे ऑन दैट डे। एंड वहां जाने के बाद उसको पता चलता है दैट दैट डे वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, क्योंकि रशियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है फ्रांस को और फ्रेंच लैंग्वेज को वहां बैन कर दिया गया है। ओनली जर्मन विल बी टॉट देयर। सो जब फ्रेंच ये सुनता है तो उसको अचानक से अपनी सारी बुक्स सब कुछ अच्छा लगने लगता है एंड ही थिंक्स कि उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। ही कुड नॉट लर्न एनीथिंग टिल नाउ and now he would not be able to learn his own language. So, and Mr. Hamill also says to him कि मैं I will not scold you because तुम्हें खुद अपने आप पर गिल्टी फील हो रही होगी that now you will not be able to learn your own language anymore. And how would it be when somebody will ask you that you are a Frenchman but you do not know how to write or speak in your own language? So, and then he says that not only that boy but Mr. Hamill himself and his parents were also responsible for it. वो भी जिम्मेदार थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने भी उसकी स्टडीज पर अटेंशन पे नहीं किया। और फिर मिस्टर हैमिल ने अपना लास्ट लेसन लेना स्टार्ट किया एंड दैट डे फ्रेंच वाज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, ग्रामर समझ में आ रही थी, पार्टिसिपल्स समझ में आ रहे थे और उसको लग रहा था कि या तो उसने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं या मिस्टर हैमिल ने कभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया विद सो मच पेशेंस। और आज जबकि लास्ट लेसन है तो मिस्टर हैमिल चाहते हैं कि सब कुछ जितना उनको आता है वो सब हम हमारे दिमाग में फीड कर दें। एंड नाउ वील स्टार्ट सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 63। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और ग्रामर के बाद राइटिंग का लेसन स्टार्ट हुआ। मिस्टर हैमिल ने उनको नई कॉपीज प्रोवाइड की जिन पर बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। एंड उसके बाद सब लोग अपने काम में इतना बिजी हो गए कि बिल्कुल सन्नाटा
छा गया वहां पर। सिर्फ पेन के पेपर पर चलने की आवाजें वहां आ रही थी। दैट वाज आल्सो ऑडिबल, क्योंकि इतना साइलेंस वहां पर था। कुछ बीटल्स उड़ करके अंदर आई, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। और पिजन्स जो थे वो रूफ पर जब बोल रहे थे, दे वर आल्सो कूइंग इन अ वेरी लो साउंड, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, एज इफ। और फिर मैं सोचता रहा कि क्या वो इन लोगों को भी जर्मन में बोलना या गाना सिखा देंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how and ऐसा लग रहा था जैसे कि सब चीजों को वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं, सारी मेमोरीज को स्टोर कर लेना चाहते हैं अपने माइंड में। बिकॉज 40 years उनको यहाँ पर हो गए थे, 40 years से वो यहीं थे, एंड ही वॉज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज इन द सेम मैनर। उनकी गार्डन थी बाहर, और ये क्लास कुछ भी नहीं बदला था इतने सालों में। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी। वॉलनट ट्रीज जो गार्डन में है वो थोड़ा लंबे हो गए थे। और जो वाइन जो क्रीपर उन्होंने लगाई थी, बेल खुद ने लगाई थी, वो अब बड़ी होकर के पूरा विंडोज से होते हुए रूफ तक पहुंच गई थी। और कितना बुरा उनको लग रहा होगा ये सब कुछ छोड़ करके जाना। 40 साल से जहां वो रह रहे थे, एक एक चीज उनकी अपनी थी, इसको छोड़ करके जाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा उनके लिए। एंड ही वॉज हियरिंग हिज सिस्टर, जो ऊपर अपना सामान पैक कर रही थी, बिकॉज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Babde Bibo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying.
His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. और उसके बाद जितनी भी क्लासेस हुई फ्रेंच ने वो सब बहुत ध्यान से सुना और पढ़ा. राइटिंग सेशन के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ. देन जो बच्चों की पढ़ाई होती है, क्योंकि वहां पर विलेजर्स भी थे जो लोग कभी स्कूल गए ही नहीं थे, सो दे चैंटेड देयर लेटर्स. और मिस्टर हॉसर जो हैं, जो पीछे बैठे हुए थे अपना चश्मा लगा करके, अपना प्राइमर यानी कि जो स्लेट टाइप से होती है उसको पकड़ करके वो भी उन लेटर्स को दोहरा रहे थे. एंड ही वॉज क्राइंग. उनकी आवाज कांप रही थी और ये जो साउंड्स उनकी निकल रही थी वो इतनी फनी थी कि हमारा मन कर रहा था कि हम हंसे भी और रोए भी. उसको सुनकर के हंसी भी आ रही थी. और लास्ट लेसन था, we all were also emotional, so we all wanted to cry even. All at once, the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hamill stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend said but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. And उसके बाद चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि 12 बज गए थे. और तभी हमें प्रशियंस की जो आर्मी थी जो अपनी डेली एक्सरसाइज से लौट करके आ रही थी, तो उनके ट्रम्पेट सुनाई दिए. एंड मिस्टर हैमल खड़े हो गए. बहुत ही दुखी, उदास, परेशान वो नजर आ रहे थे. उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट स्पीक बिकॉज ऑफ द इमोशंस. एंड उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने पूरा जितनी भी अपनी ताकत थी उसको जुटा करके ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना वो लिखा, वाइवे ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. और उसके बाद सर झुका करके दीवार का सहारा लेकर वो खड़े हो गए. कुछ भी नहीं बोल पाए. ही जस्ट मेड अ गेस्चर, हाथ से इशारा किया, दैट द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. सो दिस lesson narrates an event about the year 1870. 1870 की एक घटना है जब रशियन फोर्सेस ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, फ्रांस पर कब्जा कर लिया था. और न्यू रशियन रूल के अकॉर्डिंग टीचिंग ऑफ फ्रांस वाज discontinued in the schools of the two districts, Alsace and Lorraine. और फ्रेंच टीचर्स को वहां से जाने के लिए कह दिया गया था. सो मिस्टर हैमल हैड टू गो नाउ. और जाते जाते भी उन्होंने अपना लास्ट लेसन अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ दिया. सो दिस वाज द लेसन. हैव यू अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? Okay then, the word meanings. Scolding means speaking angrily, डांटना. Participles verb forms. Drilling, exercise in morning. Resist, to try to stop, अपने आप को रोकना. Apprentice, a person who learns the skills, जो नया नया कोई काम सीखता है.
Rainy, we can say. Unison, in one voice, एक आवाज में. Still, quiet or calm, बिल्कुल शांत. Commotion, great noise, excitement, हल्ला गुल्ला. Terrible, extremely bad. Blush, become red in face, शर्मा जाना. Embroidered, decorate the cloth patterns by sewing on it with thread. धागे से जो कशीदाकारी की जाती है कपड़े पर, एम्ब्रॉयडरी की जाती है. Spectacles, eyeglasses, attentive to listen carefully. Nuisance, a person or thing causing trouble, जो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करता है, वो पर्सन या वो चीज. Cranky, a person who behaves in a strange way, जो अजीब तरह का बिहेव करता है. Pretend, दिखाना, to show or to put an act or to show something. Logical, reasonable. Floating, पानी के ऊपर तैरना. Scratching, to rub the skin. Joined, encircled, coiled, घूम करके ऊपर तक पहुंचना. Chanted, सिंग सॉन्ग टोन में किसी चीज को रिपीट करते जाना. स्ट्रक, स्ट्राइक का पास्ट टेंस है. टू हिट, इट मींस टू हिट. ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो ब्रास मटेरियल का बना होता है और आगे उसका बेल शेप जैसा कुछ होता है. और यहाँ पर ट्रम्पेट का मतलब वर्ब फॉर्म में है, टू प्रोक्लेम ग्रेट हैप्पीनेस, यानी बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करना. Now choose the correct alternative. Who was reading the bulletin? Blacksmith. Number 2, what a thunderclap these words were to me. The words were startling and unexpected. What made him forget all about Mr. Hamill's ruler and cranky behavior? The idea that he was going away. Which language, according to Mr. Hamill, was the most beautiful and the most logical? French. Then short answers. Why was the narrator scared of going to school that morning? He was scared to going to school that morning because he was late and he was afraid that he might get the scolding there. Mr. Hamill would scold him. Secondly, that day, Mr. Hamill was supposed to ask questions on the participles and he did not know anything about the participles. So, he was scared to go to school that morning. What did Frank see as he passed the town hall? As he passed the town hall, he saw that there was a crowd in front of the bulletin board, and then he remembered that for the last 2 years, all the bad news had come from that bulletin, and today also, that means that day also, there was something which was not pleasant. He wanted to know what was it, but he could not stop as he was already late for school. Who were the village people? How did they look? The village people were sitting on the back benches. Mr. Hauser, former mayor, the former postmaster, and several others. And they all looked very sad. Why did Mr. Hamill say that it was his last lesson? Mr. Hamill said that it was the last lesson because he told them that Russian forces have captured France and the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the French language was
when French teachers were asked to leave the country. So it was his last lesson. How did France's attitude towards his books and Mr. Hamel change? On knowing that that day was the last lesson of Mr. Hamel, and the next day he would leave the country and this school also, where he had provided his services for 40 years. तो ये सब जानने के बाद फ्रेंच को लगा कि अभी तक वो कुछ भी नहीं सीख पाया है, मिस्टर हैमल भी हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और अब वो कभी कुछ सीख भी नहीं पाएगा. So suddenly his attitude towards his books and Mr. Hamel changed. He started liking his books and Mr. Hamel too. Why had French not been able to learn much at school? Because he had never paid attention on his studies. Instead of going to school regularly or attending the classes, he used to spend his time outside in the countryside, running after the birds or catching fish or just enjoying himself or working in mills or farms. So he could not learn anything at school because he had never listened to the lessons carefully and he had never paid attention on his studies. What did Mr. Hamel say about the French language? Mr. Hamel said that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. And whenever the people are enslaved, यानी कि जब भी वो गुलाम हो जाते हैं तो सिर्फ उनकी तो उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वो किस देश को बिलोंग करते हैं. So that is their identity, जो उनमें कहीं ना कहीं इस एहसास को जिंदा रखती है कि वो अभी भी फ्री है, अपनी ही कंट्री को बिलोंग करते हैं. So that is why it is said that as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. How did Mr. Hamel bid farewell to his school? Mr. Hamel stood up when the clock struck 12. He wanted to speak anything, but he could not speak a single word. And then he turned to the blackboard and wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to his students that school is dismissed, they may go. Is that clear? Then detailed answers. It was the day of surprises for French. What surprises did he notice at school that day? तो उस दिन बहुत सारे सरप्राइजेस उसको मिले. सबसे पहले तो उसको लग रहा था कि वो लेट हो गया है तो उसको डांट पड़ेगी, he would not be allowed to enter the class. लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा दौड़ते हुए तो उसने देखा कि उस दिन बिल्कुल सन्नाटा था स्कूल में. जो शोर रोज दूर से सुनाई दे जाता था तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था. एवरीथिंग वाज साइलेंट एज इफ इट वाज द संडे व्हेन देयर आर नो क्लासेस. तो सबसे पहला सरप्राइज उसके लिए ये था. उसके बाद उसने देखा कि मिस्टर हैमल ने वो ड्रेस पहन रखी है जो वो स्पेशल ओकेजन्स पर लाइक इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज पर पहना करते थे. देन फर्दर ही सॉ कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी वहां पर विलेज पीपल बैठे हुए थे. ओल्ड हॉर्सर
all the prominent people of the village were sitting there. So he was surprised to see why all that had happened. What was the reason behind all these things? Question number 2. Franz hated school at first, but he suddenly began to like it. तो सबसे पहले वो बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करता था अपने स्कूल पर. जनरली ही यूज्ड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाने के बजाय वो बाहर running after the birds and seeing the people working on their daily routines. उसके अलावा उसके पेरेंट्स भी उसको कई बार फार्म या मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे सो दैट दे कुड हैव अ लिटिल मोर मनी. और उसने भी कभी अपने स्टडीज पर अटेंशन पे नहीं किया था. जो बुक्स थी वो उसको बहुत बर्डन लगती थी, बहुत बुरी लगती थी. एंड ही नेवर पेड अटेंशन ऑन हिज लेसन्स सो ही कुड नॉट लर्न एनीथिंग. और जब नहीं आता था तो उसका इंटरेस्ट और भी कम हो जाता था. लेकिन जब उसको पता चला कि दैट वाज द लास्ट लेसन ऑन दैट डे, तो उसे लगा कि अब वो कभी अपनी भाषा को नहीं सीख पाएगा. एंड आज सिर्फ उसी दिन का मौका है उसके पास. अगर वो उस दिन कुछ भी सीख पाया तो दैट विल बी द लास्ट व्हाट ही कुड लर्न. तो इसलिए उसको अचानक से अपनी बुक्स बहुत अच्छी लगने लगी, अपने स्कूल बहुत अच्छे लगने लगा. बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट डे नथिंग वुड बी सिमिलर. और मिस्टर हैमल भी वहां से चले जाएंगे हमेशा के लिए. सो सडनली ही स्टार्टेड लाइकिंग हिज बुक्स एज वेल एज हिज स्कूल. Question number 3. What ideas of Mr. Hamel's character do you form after reading the last lesson? And fourth है draw a character sketch of Mr. Hamel. तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों का आंसर सिमिलर है. तो आप एक ही क्वेश्चन इसमें से कर लेना, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल. तो दोनों का आंसर सिमिलर होगा. मिस्टर हैमल के बारे में आपको बताना है. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट and sincere teacher who was devoted to his work, his profession, and he was a man with his own rules. He was a patriot also. He loved his language, his mother language, mother tongue, and his country also. As he wrote on the blackboard, Vive la France, and he spoke about his language that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. He was a sentimental person also. He was attached to everything as he had worked in the same place for about 40 years. तो और लास्ट में जब फेयरवेल का टाइम होता है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं मिस्टर हैमल. He becomes very emotional without speaking a word. He just makes a gesture that the school has been dismissed. और उसके अलावा जो लास्ट लेसन होता है फिर भी वो लास्ट लेसन लेते हैं और लास्ट लेसन में वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी उन्हें आता है वो उन बच्चों को सिखा सकें. Is that clear? Then true and false. The Prussian soldiers were running. False. That day everything had to be as quiet as Sunday morning. True. His sister was packing their trunks. True. Mr. Hamel had no cap on his head. False. He was wearing a cap, black silk cap. Franz was happy to hear school being dismissed. False. He was also sad that day.
So you have to do B and C, और C वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है. You have to do 1, 2 and 4. एंड क्रिएटिव राइटिंग में सेकंड वाला आपको करना है. हैव यू एवर चेंज्ड योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड और डिसलाइक्ड. जो चीज कभी आपको बहुत पसंद रही हो और उसको अचानक से आपने डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया हो, या कोई चीज जिसको आप पहले डिसलाइक करते थे उसको अचानक से वो आपको अच्छी लगने लगी हो, तो इस बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है. सो यू हैव टू डू बी, सी एंड ई का सेकेंड पार्ट. इज इट क्लियर? Anything you want to ask?